हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम टूनर चैनल पर। हमारे द्वारा आज से 190 दिनों तक डेली आप लोगों को एमसीक्यू सीरीज दी जाएगी और इससे होगा क्या कि आपके 190 दिन बचे हुए यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए आप लोगों की प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत अच्छे से हो पाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे साथ जुड़िए, पढ़ाई को कीजिए एंजॉय विथ एनर्जी के साथ। पहला क्वेश्चन कहता है कि वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को सीधे हटाने के लिए डिजाइन किया गया दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र उर्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, आपको ये बताना है। देखिए, मैंने डाउन टू अर्थ एक मैगजीन आती है, उससे मैंने एक क्वेश्चन पिक किया हुआ है एमसीक्यू के फॉर्म में। सीधे हटाने के लिए डिजाइन किया गया दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र पूछ रहा है उर्का। आप लोगों को पता हो तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा। आप लोग कमेंट में आंसर इसलिए किया करिएगा, आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा और आप क्वेश्चन के साथ एंगेज हो पाएंगे। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड। चलिए डिस्कस करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आइसलैंड में ऐसा देखने मिलेगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या से आप लोगों को जो है कुछ भी पॉइंट अच्छे लगे तो अपने नोट में मेंशन कर लीजिएगा, रिवीजन में आप लोगों को हेल्प होगी। वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को सीधे हटाने के लिए बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट क्या है, कहाँ पास चालू हो रहा है, ये आइसलैंड में शुरू हो गया है। और आइसलैंड में ओर्का का अर्थ ऊर्जा होता है, इसलिए प्लांट का नाम ओर्का रखा गया है। ओर्का कार्बन डाइऑक्साइड एयर कैप्चर तकनीक में विशेषज्ञता वाली स्विस कंपनी क्लाइमवर्क्स की एक पहल देखने मिल सकती है। स्विस कंपनी क्या नाम है इसका, क्लाइमवर्क्स। इस सुविधा की 8 संग्रहित कंटेनर होते हैं, जिनमें से प्रत्येक की 500 टन की वार्षिक कैप्चर क्षमता होती है और 4000 टन CO2 कैप्चर करेगा, जो कि अनुमान था 870 कारों से उत्सर्जन के बराबर है। CO2 एक बराबर रासायनिक फिल्टर का उपयोग करके अवशोषित हो जाने के बाद पानी के साथ मिलाने के लिए दूसरी फर्म कार्बोफिक्स में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और कार्बोनेटेड जल को आगे 1000 मीटर की गहराई पर आइसलैंड की बेसाल्ट चट्टानों में इंजेक्ट किया जाएगा। इन बेसाल्ट चट्टानों में खनिज होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर जैसी चट्टानों में पाए जाने वाला एक सफेद क्रिस्टल बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। ये वाला स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लग रहा है ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा बेसल कन्वेंशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखिए, बेसल कन्वेंशन आप नॉर्मल सुनते रहते हैं, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। देखिए, आप लोगों को पता हो, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी होगा एनवायरनमेंट में। ये वाला क्वेश्चन 5 सेकंड का वक्त देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। इसका उद्देश्य क्या है कि विकसित देशों द्वारा कम विकसित देशों में हानिकारक कचरे की सीमा पर आवाजाही को कम करना। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देख लेते हैं थोड़ी सी इसकी व्याख्या भी अपन देखते हैं। देखिए, एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप यहाँ से क्वेश्चन आप अपने नोट्स में मेंशन भी कर लीजिएगा। बेसल कन्वेंशन 1992 में कब हुआ था, ये पॉइंट याद रख लेना, थोड़ा सा फैक्ट भी याद रख लेना। 1992, जिसका उद्देश्य विकसित देशों द्वारा कम विकसित देशों LDC में हानिकारक कचरे की सीमा पर आवाजाही को कम करना, जितना संभव हो सके इसके उत्पादन के स्रोत पर सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करना था। ये इसका क्या था, लक्ष्य था दोस्तों। रॉटरडैम कन्वेंशन के बारे में थोड़ा देखते हैं। इसमें कीटनाशक और औद्योगिक रसायनों को शामिल किया गया। देखिए, कीटनाशकों और औद्योगिक रसायनों को, इसको भी नोट करिएगा। ये पार्टियों द्वारा स्वास्थ्य और पर्यावरणीय कारणों से प्रतिबिंबित गंभीर रूप से प्रतिबंधित किया जाता है और पार्टियों द्वारा पूर्व सूचित सहमति PIC प्रक्रिया में शामिल करने के लिए अधिसूचित किया गया। कन्वेंशन जो है वो पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्व करता है। भारत इसका सदस्य। ये देखिए, ये वाला भी स्टेटमेंट आप याद रखना, कभी कभी ऐसा ही पूछ लेते हैं। भारत इसका क्या है दोस्तों, सदस्य है और ये कैसा है, कानूनी रूप से बाध्यकारी। स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या कहता है, यह मानव और स्वास्थ्य व पर्यावरण को लगातार कार्बनिक प्रदूषकों यानी POP से बचाने के लिए एक वैश्विक संधि है और भारत इसका सदस्य, भारत इसका भी सदस्य है। और कन्वेंशन 2004 में हुआ था। ये कुछ इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट के फैक्ट हैं, याद करिएगा आप लोग। रासायनिक हथियार सम्मेलन की देखते हुए यह रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाने और निर्धारित समय में भीतर उन्हें नष्ट करने की आवश्यकता वाला एक बहुपक्षीय, कैसी संधि है ये, एक बहुपक्षीय वाला पॉइंट भी आप नोट करिएगा। कुछ भी आपको स्टेटमेंट में लगा के दे सकता है यूपीएससी। तो CWC के लिए बातचीत वर्ष 1980 में निरस्तीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन शुरू हुआ था। यह पुराने और छोड़े गए रासायनिक हथियारों को नष्ट करना अनिवार्य बताता है। यहाँ से आप पॉइंट अपने नोट्स में जरूर मेंशन करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। गिनी इंडेक्स के बारे में बताना है कि गिनी इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन इसमें दिया गया है। सोचिए आप लोग पढ़ा होगा आप लोगों ने बहुत बार गिनी इंडेक्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, आय का वितरण हो जाएगा। देखते हैं इसकी व्याख्या क्या कहती है। गिनी इंडेक्स धन और आय के वितरण का एक कैसा है, सांख्यिकी तरीका है। इतना तो आप लोग याद रख ही लीजिएगा। जो वितरण में क्या है, पूर्ण समानता के लिए 0 से लेकर, ये देखिए 0 से लेकर पूर्ण असमानता हेतु 1 तक का स्कोर प्रदान करता है, 0 से 1 तक का। 1912 में इटली के सांख्यिकीविद कोराडो, किसने बोला था, कोराडो गिनी के द्वारा विकसित किया गया था, याद रख सकते हो आप। इसका उपयोग अक्सर आर्थिक असमानता जनसंख्या के बीच धन वितरण को मापने के लिए किया जाता है। ये वाला पॉइंट याद रखना, असमानता या जनसंख्या के बीच धन वितरण को मापने के लिए, ठीक है। गुणांक जो है 0 या 0% से 1 या 100% तक होता है और 0 पूर्ण समानता का प्रतिनिधित्व करता है। ये वाला भी थोड़ा सा नोट करिएगा। और 1 क्या करता है, पूर्ण असमानता का प्रतिनिधित्व करता है। तो 1 से अधिक के मान नकारात्मक आय के कारण सैद्धांतिक रूप से संभव है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण 2019 यानी कि AIDIS राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का 77वां राउंड के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। किसमें, अखिल भारतीय ऋण और निवेश संरक्षण, और हमको बताना है कौन सी स्टेटमेंट हमारी दोस्तों इसमें सही होने वाली। चलिए विचार करते हैं क्या दिया हुआ है। पहली स्टेटमेंट कहती है यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी किया जाता है। क्या पता, देखते हैं।
सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण भारत में लगभग 50% गैर कृषक परिवारों के पास कोई संपत्ति या भौतिक गैर प्रति नहीं है। कोई, देखिए यहाँ पर देखो एक्सट्रीम बड़ा आपको नजर आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा आप मार्क कर लीजिएगा। तो अगर मैं इसको गलत मानूं तो ये वाला ऑप्शन अगर मैं काट दूं तो ऑप्शन 2 जहां होगा वो कटेगा कि नहीं कटेगा, ये वाला भी कट कर दीजिए। अब ऑप्शन 2 यहाँ पास है ही नहीं है तो क्या होगा, ये वाला तो बचा ही ना। तो अब देखते हैं ऑप्शन सी और डी में क्या हो सकता है। मतलब बाय डिफॉल्ट हमारी क्या है, 1 और 3rd स्टेटमेंट इसकी क्या हो गई, सही हो गई। थोड़ा सा आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी देखते चलिएगा। एलिमिनेशन मेथड ऐसे ही लगाते हैं और 10 से 15 क्वेश्चन में यूपीएससी में 100 में से ऐसे क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं जहाँ एलिमिनेशन काम करके आप राइट क्वेश्चन कर सकते हैं। तो तीसरी कथन कहती है कि शहरी भारत में ऐसे परिवार जो किसी भी संपत्ति के मालिक हैं का कुल प्रतिशत ग्रामीण भारत की तुलना में कम था। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 80% से अधिक महिला आबादी 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के पास ग्रामीण भारत में जमा बैंक खाते थे। तो देखिए चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, और चौथा सही है तो ये भी देख सकते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट क्या है, शहरी भारत में ऐसे परिवार जो किसी भी संपत्ति के मालिक हैं का कुल प्रतिशत ग्रामीण भारत की तुलना में, ये भी सही है। दूसरी स्टेटमेंट गलत है और पहली भी हमारी सही है। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी 1 और 3 4। देखते हैं व्याख्या क्या कहती है। अखिल भारतीय ऋण निवेश सर्वेक्षण जनवरी दिसंबर 2019 किसने जारी किया था, एनएसओ ने जारी किया और मॉस्पी के द्वारा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 77वें राउंड का एक भाग के रूप में आयोजित किया गया था। परिवारों की संपत्ति और देनदारियों के साथ साथ परिवारों द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय की मात्रा बुनियादी मात्रात्मक जानकारी एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण किया जाता है। सर्वेक्षण के क्या संकेतक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा आप लोग। आस्तियों का औसत मूल्य, आस्ति का मतलब क्या होता है, एसेट्स की बात कर रहा है ना। ऋणग्रस्तता की घटना, ऋण की औसत राशि, औसत निश्चित पूंजी व्यय। अब देखते हैं मुख्य निष्कर्ष क्या निकलता है। घरेलू स्वामित्व वाली संपत्ति का प्रतिशत ग्रामीण भारत में लगभग 99.4%, लगभग 100% कृषक परिवार और 98.6% गैर कृषक परिवार किसी भी प्रकार की संपत्ति या भौतिक वित्तीय के स्वामी हैं। देखिए वहां पास क्या दिया था, नहीं है। ठीक है दोस्तों, शहरी भारत के लगभग 98% किसी भी प्रकार की जो है संपत्ति भौतिक वित्तीय के स्वामी है। और घरेलू ऋणग्रस्तता ग्रामीण भारत में ऋणग्रस्तता लगभग 35%, और अगर देखा जाए तो जबकि शहरी भारत में कितनी 22.4% है। बैंकों में जमा खाते 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की लगभग 84% आबादी ग्रामीण भारत में बैंकों जमा खाते थे। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की लगभग 85% आबादी के शहरी भारत में जमा खाते थे और ये इतनी % महिलाएं थी दोस्तों। ठीक है, ये इसकी व्याख्या थी। जो अच्छा लगा आप लोग अपना नोट कर लीजिएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली की बात करते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन 2021 के संबंध में बताना है। कौन सी स्टेटमेंट, देखो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये फंसाएगा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है इसने, सही नहीं है। ऐसे हमको मार्क कर लेना चाहिए ताकि हमारी क्वेश्चन के गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। दोस्तों इसकी प्रैक्टिस करिए आप लोग, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप एमसीक्यू बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जितना पढ़ना जरूरी है उतना प्रैक्टिस और रिविजन बहुत बहुत जरूरी है। देखते हैं इसकी पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, बताना क्या है, ये ध्यान रखना, क्या सही नहीं बताना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कहता है कि यह न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। देखते हैं, इसे 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यवाही के दशक के हिस्से के रूप में जाना जाता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन 2021 के लिए किसी भी एक्शन ट्रैक के लिए स्वेच्छा से काम नहीं किया है। किसी भी, देखो अब यहाँ पास देखिए, किसी भी एक्शन ट्रैक के लिए स्वेच्छा से काम नहीं किया है। अब मैंने क्या बोला था, लगभग एक्सट्रीम स्टेटमेंट जो होती है 95% क्या होने वाली, गलत होने वाली। किसी भी दिख रहा है ना एक्सट्रीम, तो काट दो इसको। जैसे इसको आप कट करोगे मतलब ये वाला हमारा क्या है, तीसरा बिल्कुल क्या हमारा सही है। इसमें पूछा गया क्या कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला गलत तो है ही। जहाँ जहाँ तीसरा है तो पहला ऑप्शन तो कटा ना कम से कम। अब 3 ऑप्शन बचे, इसमें देखते हैं। तो ये न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया, तो बिल्कुल ये वाली बात सही है। ये वाली बात बिल्कुल कैसी है दोस्तों, सही हो गई। तो ये वाला भी चला गया, बचा ये दोनों। और 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की दशा के, बिल्कुल ये वाला भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि केवल तीसरा का स्टेटमेंट गलत है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसकी व्याख्या क्या कह रही है। इसकी व्याख्या ये कहती है भैया कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन सितंबर 2021 में देखिए न्यूयॉर्क में किया गया था। 2030 तक क्या था, सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी को प्राप्त करने के दशक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और 17 एसडीजी गोल इसमें बनाए गए हैं। ठीक है, खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन आयोजन 5 एक्शन ट्रैक्स के तहत किया गया, ये भी याद रख लेना आप। सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, सतत खपत पैटर्न, प्रकृति अनुकूल उत्पादन, समान आजीविका को आगे बढ़ाना, सुवेदिता, झटकों और तनाव के प्रति लचीलापन। संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन भारत का क्या योगदान, देखिए ये क्या है, मेंस में लिखने का मान सकता है। भारत ने स्वेच्छा से एक्शन ट्रैक 4 संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर 2021 के अग्रिम न्याय संगत आजीविका को अपनाया है। और कृषि क्या कर रहा है, राज्य के विषय होने के कारण राज्य सरकारों द्वारा विशिष्ट पहलुओं का कार्यान्वयन महत्वपूर्ण होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में वित्तीय आपातकाल घोषित करने के संदर्भ में बताना है, कथनों में विचार करना है और कौन सा हमारा स्टेटमेंट इसमें सही होने वाला। देखते हैं, पहला स्टेटमेंट कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 भारत के राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने की अधिकार देता है राष्ट्रपति को। देखते हैं, दूसरा है संसद के दोनों सदनों के लिए इसे जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देना अनिवार्य है। देखिए अनिवार्य है बोल रहा है ना, तो बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। सरल क्वेश्चन आप लोगों से बन ही जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक और दोनों स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल वाली पहली भी सही है और दूसरी भी सही। देखते हैं थोड़ी सी व्याख्या क्या कहता है जल्दी से।
भारतीय संविधान के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा के आधार पर अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को, देखिए राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है और वह संतुष्ट होता है कि किसी स्थिति उत्पन्न हो गई कारण भारत या उसके क्षेत्र में किसी वित्तीय स्थिरता या क्रेडिट को खतरा है, तभी ये लागू हो जाएगा। ठीक है, संसदीय अनुमोदन और अवधि वित्तीय आपातकाल की घोषणा होने वाली उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों में जारी होने की तारीख से, ये देखो ये वाला पॉइंट याद रखना है, 2 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। ठीक है, संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होने के बाद वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल तक जारी रहता है जब तक इसे रद्द नहीं किया जाता। ये वाला पॉइंट भी आप याद रखना, कुछ भी फंसा के दे सकते हैं वित्तीय आपातकाल से रिलेटेड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन से जल विद्युत ऊर्जा संयंत्रों से उत्पन्न बिजली का प्रभाव है, आपको बताना है। कौन सा सही उत्तर हो सकता है बताइए, आप लोग सोचिए, कुछ आप लोगों को पता हो तो। पहला स्टेटमेंट कहता है बिजली प्रणालियों की अस्थिरता और कम विश्वसनीयता। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन उत्सर्जन। तीसरा कहता है स्थानीय सूखे की बढ़ती संभावना। ये वाला इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा देखिए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट इसका सही है, पहला वाला इसका स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा व्याख्या इसका क्या कहता है। इसकी व्याख्या कहती है जल विद्युत परियोजनाओं में टरबाइनों को चलाने के लिए जल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसे जनरेटर चलाता है और बिजली उत्पादन होता है। यह दुनिया के उपयोग की जाने वाली सभी बिजलियों का लगभग 1/4 उत्पादन करते हैं। पॉइंट याद रखना। अक्सर ऊर्जा स्रोत जल विद्युत बिजली उत्पादन के लिए इसकी मात्रा को कम किए बिना बहते पानी की ऊर्जा का उपयोग करता है, इसलिए सभी छोटे हैं। पेयजल के भंडारण में योगदान जल विद्युत पावर प्लांट के जलाशय वर्षा जल एकत्र करते हैं, बाद में उपभोग और सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। बिजली प्रणालियों की स्थिरता विश्वसनीयता को बढ़ाता है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स की शीघ्रता से चालू और बंद किया जा सकता है। इस कारण सौर और पवन ऊर्जा से अनियमित आपूर्ति कारण ग्रिड में होने वाले उतार चढ़ाव के समाधान का तंत्र की है। मछलियों की कुछ प्रजातियां और अन्य जीव आमतौर पर भोजन की कमी होने पर प्रजनन या मौसम शुरू होने पर पलायन करते हैं। बांधों के निर्माण से उनके प्राकृतिक आवास नष्ट अनुकूल नहीं रहते हैं, जिससे प्रजनन में कमी हो सकती है या मछलियों की मृत्यु भी हो सकती है। सूखे को बढ़ावा मिल सकता है। जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना का मुख्य नुकसानों में से एक स्थानीय सूखे का जोखिम वहां पास दिया हुआ था, ये पॉइंट नोट कर लेना आप लोग। पानी की पहुंच के आधार पर समग्र ऊर्जा और बिजली की लागत तय की जाती है। सूखे की वजह से पानी की उपलब्धता काफी हद तक प्रभावित हो सकती है, जिसके कारण लोगों को अपनी जरूरत के हिसाब से बिजली नहीं मिल पाती है फ्रेंड्स। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन उत्सर्जन जल विद्युत परियोजना की बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का उत्सर्जन है। बांध के पास ये क्षेत्र पानी से भरे होते हैं और पानी के नीचे सड़ने लगते हैं। जो इसमें इंपॉर्टेंट आपको अपने लगता है उसको नोट से मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन से हमारे कथन इसमें सही होने वाले हैं दोस्तों। देखिएगा क्या इसका आंसर होगा। पहला स्टेटमेंट कहता है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक अद्वितीय श्वेत रक्त कोशिका का क्लोन बनाकर बनाए जाते हैं। देखते हैं क्या ये सही है। अब आता है MABS दवाओं विषाक्त पदार्थों या रेडियोधर्मी पदार्थों को सीधे प्रभावित कोशिकाओं तक ले जाने से सक्षम। बताना है कि हमको कौन सा स्टेटमेंट इसका सही है, ये बताना है। तो देखिए इसके आंसर दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल सही है। थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं क्या कहती है इसकी व्याख्या। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें एंटीबॉडी प्रोटीन होते हैं और स्वाभाविक रूप से प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा उत्पादित होते हैं, जो एक विशिष्ट एंटीजन को लक्षित करते हैं। जब वे एकल मूल कोशिका से प्राप्त क्लोन द्वारा निर्मित होते हैं तो उन्हें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहा जाता है। ये वाला पॉइंट आप नोट करिएगा। वे मानव निर्मित प्रोटीन है जो प्रतिरक्षा प्रणाली मानव एंटीबॉडी की तरह कार्य करते हैं। वे अद्वितीय श्वेत रक्त कणिकाओं को क्लोन बनाकर बनाए जाते हैं। MABS में मोनोवैलेंट एफिनिटी होती है। यह केवल उसी एपिटोप यानी एंटीजन के उस हिस्से से बनता है जिसे एंटीबॉडी द्वारा पहचाना जाता है। उन्हें कई भूमिकाएं निभाने के लिए डिजाइन किया गया और उनका उपयोग दवाओं, विषाक्त पदार्थों, रेडियोधर्मी पदार्थों को सीधे प्रभावित कोशिकाओं, ये वाला पॉइंट याद रखना, सीधे प्रभावित कोशिकाओं तक ले जाने के लिए किया जाता है। कैंसर के कुछ प्रकार सहित बीमारियों के इलाज के लिए MABS का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है निम्नलिखित कथनों विचार करना है और बताना है हमको ये किसके बारे में बोल रहा है। सबसे उपयुक्त रूप से निम्नलिखित किस आक्रामक पौधों की प्रजातियों का वर्णन करता है। देखिए इसको अगर आप मान लो ये सबको नहीं भी पता होता तो मैं क्वेश्चन करने के पैटर्न बता रहा हूँ। अगर आप ये जानते कि आक्रामक प्रजाति कहते किसको हैं और अगर 1-2 आप एग्जाम्पल जानते तो क्वेश्चन पकड़ सकते थे इसका। चलिए देखते हैं फिर भी। पहला स्टेटमेंट कहता है कि यह एक विदेशी प्रजाति है। पहली बार मैसूर राज्य के तत्कालीन शासक टीपू सुल्तान द्वारा भारत में देखा गया। यह जल सोखने वाली और पोषक तत्वों की कमी वाली फसल है। इसका एक एलोपैथिक प्रभाव होता है जो जड़ और पत्तियों से जहरीले रसायन बाहर निकलती है जो घास जैसी अंडरग्रोथ प्रजातियों की पीढ़ी को प्रतिबंधित करती है। इसे पारिस्थितिकी आतंकवादी कहते हैं। यहाँ से भी पकड़ सकते थे आप इसको, पारिस्थितिकी आतंकवादी कहते हैं। किसके बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है ऑप्शन ए यूकेलिप्टस। इसकी हिंदी याद रखना। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? इसको बोलते हैं अपन वैसे भी सफेदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सफेदा। यूपीएससी इसकी हिंदी भी दे सकता है, भरोसा नहीं रहता उसका, कुछ भी आप ट्रांसलेट वो करके दे देगा। यूकेलिप्टस की हिंदी क्या होती है? हिंदी में बोलते हैं इसको सफेदा। ठीक है, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या कहता है। यूकेलिप्टस एक विदेशी प्रजाति, ठीक है दोस्तों, पता होना चाहिए आप लोगों को। पहली बार 1790 मैसूर राज्य के शासक टीपू सुल्तान द्वारा देखा गया था। ठीक है, लगभग 2 शताब्दी 1970 में वन विभाग ने जलाई लकड़ियों में
इसके जो है कथित उपयोग की प्रजातियों को फिर से लगाने का निर्णय लिया और यह जल्द ही कागज और लुगदी का मतलब के लिए एक लोकप्रिय कच्चा माल बन गया और ईंट भट्टों, मिट्टी, बर्तनों, चूनों के उत्पादन जैसे उद्योगों के लिए ईंधन का स्रोत बन गया। इसकी मांग निर्माण उद्योग में पोल्स बनाने के लिए किया जाता है। यूकेलिप्टस का हानि भी देख लेते हैं। पहला, यह जल सूखने वाली पोषक तत्वों की कमी वाली फसल होती है। 5 साल पुराना यूकेलिप्टस पेड़ अपने बायोमास के प्रति जो है 785 लीटर जल को अवशोषित कर सकता है और रागी बाजरा द्वारा खपत किए गए पानी का दुगना होता है। यूकेलिप्टस न केवल अन्य फसलों के लिए उपलब्ध पानी पोषक तत्वों के एक बड़े हिस्से को अवशोषित करता है, बल्कि नियमित छटाई के मामले में बहुत अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। दूसरा, यूकेलिप्टस एक कैसा है, एलोपैथिक प्रभाव होता है। ठीक है, इसकी जड़ें और पत्तियां जहरीले रसायनों से निकालती हैं और जड़ घास, जड़ी बूटियां और झाड़ियां जैसी अंडर ग्रोथ प्रजातियों को पीढ़ी का प्रतिबंधित करती हैं। कुछ वर्षों के बाद यूकेलिप्टस के बागानों में कोई अन्य फसल नहीं उग सकती है। तीसरा, यह पौधे जंगल की आग को बढ़ावा देते हैं और क्योंकि वे तेल और राल का स्राव करते हैं। 2020 में ऑस्ट्रेलियाई जो है बुश फायर के दौरान स्पष्ट हुआ था। इसे अक्सर पारिस्थितिकीय आतंकवाद भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। लास्ट क्वेश्चन है और निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन से हमारे सही है। कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये। कोविड-19 के जो लैम्डा संस्करण की पहचान सबसे पहले पेरू में की गई। देखिए नया संस्करण आ गया है, कौन सा, लैम्डा संस्करण। कहाँ पास देखने मिला है, पेरू में। देखते हैं सही है कि नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने लैम्डा वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि VOI के रूप में नामित किया है। ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा तो जहाँ दूसरा को तो चाहिए ये कट गया ऑप्शन बी और ऑप्शन सी बचा। तो पहला स्टेटमेंट इसका सही है बिल्कुल, जी हाँ, कोविड-19 के लैम्डा संस्करण की पहचान सबसे पहले पेरू में की गई है। स्टेटमेंट इसकी सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा व्याख्या देखेंगे जल्दी से। जुलाई 2021 में लैम्डा वेरिएंट पेरू में एक प्रमुख संस्करण के रूप में उभरा। कब, जुलाई 2021 में। भारत में अभी तक जो है LV के किसी मामले की सूचना नहीं, और भारत में नहीं है वाली स्टेटमेंट याद रखना। दिसंबर 2020 में पहली बार पेरू में इस स्ट्रेन की पहचान की गई। लैम्डा दक्षिण अमेरिका देश में प्रमुख प्रकार है जिसमें 81% नमूने पाए गए। कुछ समय पहले यह इक्वाडोर, अर्जेंटीना सहित कुछ मुट्ठी भर दक्षिण अमेरिका देशों में केंद्रित था, लेकिन अप्रैल के बाद 25 से अधिक देशों में पाया गया। पहले इस औपचारिक वैज्ञानिक नाम क्या था, C.37 से जाना जाता था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस संस्करण को 7वें और नवीनतम वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट नामित किया। अन्य 4 जो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा को वेरिएंट ऑफ जो होता है कंसर्न प्रकार के रूप में नामित किया था। देख लीजिएगा, याद रखना हो तो रख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, मुस्कुराते रहिए। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। डेली हमारे द्वारा 2 से 3 वीडियो अपलोड किए जाते हैं, करंट भी हम पढ़ाते हैं और आपको जो है 190 तक हम डेली जो है ऐसे प्रैक्टिस कराते रहेंगे। तो हमसे जुड़िए, पढ़ाई को कीजिए, एंजॉय। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।